यस स्टूडेंट्स, आज हमने नेक्स्ट स्टार्ट करना है फर्स्ट चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग। तो हमने इसकी बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोसेस वो सब कर लिया था। ठीक है, तो अब इसका रोल करना है। रोल ऑफ अकाउंटिंग इज़ बिजनेस। और रोल अकाउंटिंग का बिजनेस में बच्चे वही होता है जो आपका प्रोसेस होता है। ठीक है, जनरली देखा जाए तो इन्होंने सिर्फ अकाउंटिंग का जो आप बोल सकते हो अलग अलग उनको वेज दे दिए हैं, बट एक्चुअल में जो चीज़ है अकाउंटिंग की वो इसी प्रोसेस के थ्रू जाती है। क्लियर। और जो मेन अकाउंटिंग का रोल है वो सेम जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पॉइंट्स, वो ही डिटेल में उन्होंने वही सेम पॉइंट्स उन्होंने अगेन डिस्कस किए हैं। क्योंकि अकाउंटिंग का रोल होता क्या है, अब उसके प्रोसेस को फॉलो करना। तो उसके प्रोसेस में क्या है कि वही प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। जैसे फर्स्ट चीज़ मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड की जो आपकी डे टू डे ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिकॉर्ड करो, ताकि आपको आपको उससे अपनी प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल सके। ठीक है। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट की अकाउंटिंग जो आपकी प्रोवाइड करती है, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट को हेल्प देती है बेसिकली। अब अकाउंट्स आपके बने होंगे तो उससे आपको जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। ठीक है। इसमें देखो उन्होंने बोला कि आपकी जो भी फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, फाइनेंस इन्फॉर्मेशन मतलब जो भी आपकी मनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपकी कैसे आपको पता चलेगी, थ्रू द अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग ही आपको प्रॉपर आपका कंसेप्ट बताता है और वो क्या करता है, हेल्प करता है मैनेजमेंट को कि वो इजीली क्या है डिसीजंस ले सके। लाइक दिस देखो, टेकिंग रैशनल डिसीजंस। रैशनल डिसीजन मतलब कि काफ़ी सोच समझ के डिसीजन लेना। फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी मीन्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। तो कंपैरेटिव स्टडी, ये भी पॉइंट हमने आई गेस कर लिया था। कंपैरेटिव स्टडी मीन्स कि कंपैरिजन करना बेसिकली, कि हम अपने खुद के बिज़नेस को अपने प्रीवियस ईयर के साथ, मतलब सपोज़ आज मैंने इस साल मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया, पिछले साल मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया था, तो उसके साथ कंपैरिजन करना है मुझे। तो वो कंपैरिजन किसके थ्रू हो सकता है, अकाउंटिंग के थ्रू ही हो सकता है। उसी के थ्रू मुझे पता चलेगा कि किस साल में मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, किस साल में मुझे कम प्रॉफिट हुआ। एविडेंस इन कोर्ट, ये भी हम पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है उसको आप एज अ एविडेंस शो कर सकते हो, कहाँ पर, कोर्ट में। ठीक है, क्योंकि आपने हर एक चीज़ का जो न्यूमेरिकल डाटा रखा होता है किसमें, अकाउंटिंग में। अदर्स लाइक नॉर्मली हो गया, लाइक प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड अगर आप रखोगे तो आपको हर एक चीज़ की जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन है उसको आप रिमेंबर रखोगे। फैसिलिटेट रेजिंग लोन, जैसे देखो ये चीज़ पहले भी एक्सप्लेन कर दी थी मैंने कि अगर आपने अकाउंट्स प्रॉपरली बनाए हुए हैं और उस अकाउंट्स में क्लियरली पता चल रहा है कि आपका जो बिज़नेस है वो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि अगर प्रॉफिट्स अच्छे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका बिज़नेस अच्छा जा रहा है। तो उस केस में अगर कहीं से भी आपने लोन लेना है अपने बिज़नेस के लिए तो आपको ईजिली लोन फिर मिल जाता है। ठीक है। अगर आपने फैसिलिटेट सेल ऑफ बिज़नेस, ये भी मैंने करवा दिया था कि अगर आपको अपने बिज़नेस को सेल करना है, ठीक है, तो आप अपने बिज़नेस को सेल भी कर सकते हो। क्योंकि अगर आपका प्रॉफिटेबल, देखो अगर आपका बिज़नेस प्रॉफिटेबल होगा तभी कोई आपसे अपना बिज़नेस परचेज़ करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज़। टैक्स लाइबिलिटीज़ मीन्स जो भी आपने टैक्स पे करना होता है तो वो आपको क्लियरली शो होता है, कहाँ से, आपके अकाउंटिंग से। क्लियर। क्योंकि देखो जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसी बेसिस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दैन देखो बच्चे, अब अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, क्योंकि अभी तक देखो हम सिर्फ इसके गुड पॉइंट्स के बारे में ही बात करते आए हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग टू टिल नाउ। बट इसमें कुछ जो होते हैं बच्चे, इसकी लिमिटेशंस भी होती हैं। जैसे देखो, जो अकाउंटिंग है इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग जो आपका फुली एग्जैक्ट नहीं होता। क्यों? देखो, अकाउंट जो होता है आपके जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करता है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। क्लियर। तो इसमें क्या होता है, जैसे देखो एग्जांपल दे रहे हैं, एस्टिमेटिंग द यूज़फुल लाइफ ऑन एसेट, प्रोवाइडिंग फॉर डाउटफुल डेट्स। क्योंकि इसमें बच्चे आपको ना कई बार एस्टिमेट करना पड़ता है वैल्यू उसको। ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहे हैं, एस्टिमेटिंग द यूज़फुल लाइफ ऑफ एन एसेट। अब देखो बच्चे, एसेट क्या होती है, एसेट आपका होता है, वैसे हमने इनको क्लियरली करना है कि एसेट्स क्या होती है, क्या इनके टाइप्स होते हैं, बट लिटिल बिट एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एसेट क्या होता है, जिनको आप अपने बिजनेस में यूज़ करते हो प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए। ठीक है। लाइक सपोज अगर आप कोई मशीनरी लेके आए हो तो वो मशीनरी क्या आपकी एसेट होती है।
तो उसमें क्या होता है कि आप अपनी एसेट की जो लाइफ है उसको एस्टिमेट करते हो। लाइफ को एस्टिमेट करने का मतलब कि आप कितने साल तक उस मशीनरी को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि देखो मशीनरी है वो कभी ना कभी ख़राब तो होगी। क्लियर। तो आप ना पहले ही अपने अकाउंटिंग में उसका मेजरमेंट रखते हो कि इतने साल तक हमारी ये जो एसेट है वो यूज़ हो सकती है। बट देखो ये सिर्फ एस्टिमेट है, वो आपकी जो एसेट है वो जल्दी भी ख़राब हो सकती है और आपकी जो एसेट है वो लॉन्ग टर्म तक चल भी सकती है। तो ये जनरली क्या होते हैं, एस्टिमेट्स होते हैं कि हम फुली एग्जैक्ट जो सिचुएशंस हैं उनको यूज़ नहीं कर पाते समटाइम्स अकाउंटिंग में। जैसे देखो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। देखो डाउटफुल डेट क्या होता है कि अगर हमने किसी से भी पैसा लेना है, ठीक है, डेट का मतलब होता है किसी से हमने पैसा लेना है। जैसे सपोज़ आपने अपने कस्टमर्स को उधार पर सामान दिया, तो आपने क्या करना, उनसे पैसा लेना है। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है, जैसे आपको नॉर्मली जनरली हमारी खुद की लाइफ में भी ऐसा समटाइम्स हो जाता है कि अगर सपोज़ अगर किसी हम अपने दोस्त को पे करते हैं, पैसा देते हैं, ठीक है, तो समटाइम्स होता है हमें इंट्यूशन हो जाती है कि हाँ हो सकता है कि ये पर्सन मेरा पैसे वापस ना करे। तो वही चीज़ होती है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, कि हम एक बिज़नेस अब अपना एक प्रोविज़न बना के चलता है कि हो सकता है कि इतने लोग मुझे पैसा ना दे। तो ये एस्टिमेट है, हो सकता है इससे ज़्यादा लोग आपको पैसा ना दे, या हो सकता है कि ये सारे लोग आपको पैसा दे दे, क्योंकि ये सिर्फ एस्टिमेशन है। तो इन एस्टिमेशंस को भी आप क्या करते हो, अकाउंट्स में डालते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, जैसे नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो ये बच्चे आपको अभी समझ में नहीं आएगा, तो इस पर हमको प्रैक्टिकल बेसिकली करना होगा, तब आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी। तो बेसिकली आपको इन दोनों चीज़ों से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि पॉइंट ये क्या कहना चाहता है कि अकाउंटिंग में आप जनरली सारे जो फैक्ट्स हैं उनको एग्जैक्ट लेके नहीं चलते। समटाइम्स आपको क्या करना पड़ता है, एस्टिमेशंस लेने पड़ते हैं। तो उस बेसिस पर जो आपको अकाउंटिंग है क्या है, वो फुली एग्जैक्ट नहीं होता। देन आता है बच्चे देखो अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन का होने का मतलब कि समटाइम्स जिस पे आप रिलाई नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो देखो इसमें ना कुछ, जैसे मैंने बोला था कि अकाउंट्स में आप कुछ ना कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉलो करते हो, ठीक है। अभी हमने क्लियरली नेक्स्ट चैप्टर में इसके अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस करना है, मतलब जनरली रूल्स करने हैं कि क्या हमारे अकाउंटिंग के रूल होते हैं जिसको माइंड में रख के हमने अपनी अकाउंटिंग करनी होती है। तो जैसे देखो इसमें एक कंसेप्ट आता है आपका, लाइक गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है ना वो लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है, ठीक है, मतलब वो फ्यूचर में भी क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। बट ये जनरली देखो सिर्फ एक क्या है, एस्टिमेशन ही आप बोल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपका बिज़नेस है जो फ्यूचर में चले, क्लियर। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो अनरियलिस्टिक, मतलब ये देखो अनरियलिस्टिक है जिस पे आप रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है, बट स्टिल हम उसको फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अकाउंटिंग के रूल्स में दिया है। तो जैसे देखो अकॉर्डिंगली एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एंड डेप्रिशिएटेड ओवर द यूजफुल लाइफ, द एसेट्स में नॉट बी एक्चुअली रियलाइजेबल एट बुक वैल्यू। अब देखो जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि एसेट लाइक अगर आपकी कोई भी मशीनरी होती है तो उसकी आप यूज़फुल लाइफ क्या है डिसाइड कर लेते हो कि ये एसेट आपकी बिज़नेस में इतने टाइम तक चलेगी, ठीक है। तो ये जनरली कैसे एस्टिमेट लगता है, डेप्रिसिएटेड वैल्यू के साथ। डेप्रिशिएटेड वैल्यू का मतलब क्या होता है बच्चे, कि देखो अगर आप कोई आज आप मशीनरी लेके आए हो, ठीक है, तो उस मशीनरी को जब आपने यूज़ किया तो 2 साल बाद वो आपको सेम वर्किंग नहीं देगी, ठीक है। जैसे नॉर्मली मशीनरी को भी एक बार छोड़ो, ठीक है, बिज़नेस के एसेट्स को छोड़ो, अगर आप अपने घर पे कोई भी सामान लेके आते हो, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज़ लेके आते हो, तो स्टार्टिंग में वो आपको वर्किंग क्या देती है, अच्छी देती है। उसके बाद क्या वो सेम आपको वर्किंग देती है, ठीक है, सेम काम आप उस पर क्या कर सकते हो, नहीं, ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग क्या है, स्लो हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को जब आपकी जो एसेट्स है धीरे धीरे क्या हो जाती है, रिड्यूस होने लग जाती है उसकी वर्किंग, उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है।
तो उस डेप्रिसिएशन को ही यूज़ करके हम क्या करते हैं, अपनी एसेट की वैल्यू को धीरे धीरे कम करते रहते हैं और हमें पता चलता है कि ये हमारी एसेट आने वाले कितने सालों तक यूज़ हो सकती है। क्लियर? तो ये कौन सा बेस हुआ, ये आपका एस्टिमेशन बेस हुआ, ठीक है, आप इसको एस्टिमेशन पे ले रहे हो। तो इसलिए ये चीज़ें क्या होती है, अनरियलिस्टिक, मतलब जिसको अगर आप नॉर्मली अगर आप किसी पर्सन को ये चीज़ बताओगे ना बिज़नेस के रिलेटेड कि हाँ ऐसा होता है कि हम अपनी एसेट को ऐसे काउंट डिवाइड कर लेते हैं कि हाँ ये सिर्फ इतने साल तक चलेगी, तो कोई हमें बोले, तो कोई हमारी इन्फॉर्मेशन पे क्या करेगा, रिलाई नहीं करेगा, मतलब भरोसा नहीं करेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी एसेट जो है सिर्फ इतने सालों तक चलेगी। बट बिज़नेस में हमें ये चीज़ें सोच कर चलना पड़ता है, क्योंकि बिज़नेस में हमारी जो फ्यूचर प्लानिंग्स चलती हैं, ठीक है, तो हमें अपनी हर एक प्रॉब्लम के लिए क्या है, रेडी रहना पड़ता है। इसलिए हम अपनी एसेट्स की भी क्या है, यूज़फुल लाइफ जो है डिसाइड करके चलते हैं कि इतने टाइम तक आपकी जो एसेट है वो चल सकती है। देन होता है बच्चे अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। अब देखो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो प्रॉफिट है वो सिर्फ़ और सिर्फ गुड्स की वजह से, मतलब जो चीज़ें आपने बेची हैं उसकी वजह से हो। क्योंकि देखो समटाइम्स होता है कि जो आपकी मशीनरी पे पर्सन वर्क कर रहा है, अगर देखो वो एफिशिएंटली वर्क ही नहीं करेगा तो आपकी जो मशीनरी है वो अच्छी प्रोडक्शन नहीं देगी, ऑब्वियसली प्रॉफिट भी क्या अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। तो समटाइम्स क्या होती हैं, जो समटाइम्स क्या जनरली यही होता है कि जो अकाउंटिंग है वो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर कर देती है। जैसे देखो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट हो गया या स्टाफ हो गया जो आपके यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन, मतलब जो आपने इंडस्ट्री सेटअप की है अपनी, ठीक है, उसमें आपकी पब्लिक के साथ क्या रिलेशंस हैं, ठीक है, तो इन चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर तो देखो आपने पब्लिक के साथ अच्छा रिलेशन बनाया है, मतलब आपकी मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो ऑब्वियसली पब्लिक आपका सामान खरीदेगी। अगर आपकी मार्केट में पोजीशन ही अच्छी नहीं है तो चाहे आप जितना मर्जी सामान बनाते रहो, पब्लिक आपका सामान नहीं खरीदेगी। तो वही चीज़ है कि जो अकाउंटिंग आपको सिर्फ ये तो शो कर देती है कि प्रॉफिट हुआ, बट उस प्रॉफिट का मेन रीज़न क्या है, ज़रूरी नहीं कि ऑलवेज़ हायर प्रोडक्शन ही प्रॉफिट का रीज़न हो, ये सब चीज़ें भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या करती है, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर कर देती है। देन देखो बच्चे अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। अब देखो बच्चे जनरली जो आप अकाउंटिंग करते हो ना, तो अकाउंट्स में आप क्या करते हो, जो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब सपोज जैसे एसेट की बात अगर मैं कर रही थी, तो जितने की मैंने एसेट खरीदी ना, तो उसको मैं उसी वैल्यू पे शो करूँगी अपनी अकाउंटिंग में, अकाउंट्स में, ठीक है, क्योंकि मैंने उतने की ख़रीदी है। बट अगर देखा जाए, अगर आज मैंने कोई चीज़ 2 लाख में ख़रीदी है, सपोज़ मशीनरी कोई 2 लाख में ख़रीदी है, तो 2 साल बाद वो मशीनरी 2 लाख की नहीं, वो महंगी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जनरली आपकी इकोनॉमी में प्राइस क्या हो जाते हैं, चेंज होते रहते हैं, प्राइस क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं चीज़ों के। तो आप अपनी अकाउंटिंग को जो एक्चुअल में मार्केट में प्राइस चल रहा होता है ना, उसके अकॉर्डिंग शो नहीं करते, आप अपनी अकाउंटिंग को बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग शो करते हो। बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग शो करने का मतलब कि जितने में आपने वो चीज़ खरीदी सिर्फ उतने में ही आप उसको शो करते हो। तो जो एक्चुअल में मार्केट में चेंज आया प्राइजेज़ में, आप उसका इफ़ेक्ट अपने अकाउंट्स पे दिखाते ही नहीं हो। तो समटाइम्स क्या होता है, आपकी जो अकाउंटिंग है वो आपको फुली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है। तो यही बच्चे उन्होंने एक्सप्लेन किया है इसमें। देन देखो अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अब देखो विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है बच्चे, विंडो ड्रेसिंग का मतलब कि हम जब अपने अकॉर्डिंग, अपनी बेनिफिट के अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स में चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। अब देखो अकाउंट्स किसके हाथ में है, मेरे हाथ में, सपोज करो मेरा बिजनेस है तो मेरे हाथ में अकाउंट्स बनाना, तो मैं उसमें कोई ना कोई चेंजेस जो है कर सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने बिज़नेस की ट्रू पोजीशन दूँ, हो सकता है मेरे बिज़नेस में लॉसेस चल रहे हों और मैं अपने बिज़नेस में प्रॉफिट शो कर दूँ, ठीक है। तो जनरली ये होती है, विंडो ड्रेसिंग्स जो है जनरली बिज़नेस में हो जाती है, ताकि मार्केट में मेरे बिज़नेस का इम्पैक्ट क्या दिखे, अच्छा दिखे, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। जैसे देखो विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स कि अपने अकाउंट्स में छेड़छाड़ करना, अपने अकाउंट्स को सही
या और करेक्टली शो नहीं करना। और हम क्या कर, अगर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं भी है ना, तब भी हम जानबूझकर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन क्या दिखाते हैं, अच्छी दिखाते हैं, ताकि मार्केट में हमारे बिजनेस की रेपुटेशन बनी रहे। ठीक है। और जब आप अकाउंट्स करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि बहुत ईजी होता है किसी के लिए भी विंडो ड्रेसिंग करना, अकाउंट्स में चेंजेस करना। क्लियर। देन बच्चे आपके पास आता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन मीन्स कि अकाउंट्स आपको किस किस चीज़ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली बच्चे जो 3 मेनली होती हैं जिससे आपकी जो अकाउंटिंग से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। सबसे मेन चीज़ तो वही देखो, प्रॉफिट और सरप्लस, कि अकाउंट्स हम क्यों बनाते हैं, अकाउंट से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमारे प्रॉफिट और लॉसेस की इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्लियर। तो उसमें देखो आपके जो कंसेप्ट होते हैं कुछ, कि आप अगर आपको अपना प्रॉफिट और लॉस देखना होता है तो आप ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, जिस पे आपको ये पता चलता है कि आपका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, लाइक ग्रॉस प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कितना हुआ, मतलब अपने एक्सपेंसेस को जब आप लेस कर देते हो तब वो आपका आ जाता है नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो जनरली अकाउंट्स अगर आप बनाओगे तो आपको प्रॉफिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि आने वाले सालों तक, कितने सालों तक आपका जो बिज़नेस है वो चल सकता है। तो फाइनेंशियल पोजीशन कैसे आपको पता चलती है, बैलेंस शीट के थ्रू। ठीक है। बैलेंस शीट के थ्रू, जैसे मैंने इसमें आपको पहले भी बताया था कि इसमें हम क्या शो करते हैं, आपकी एसेट्स शो करते हैं। एसेट्स मतलब जिसको आप यूज़ करके अपनी प्रोडक्शन करते हो और अपना बिजनेस चलाते हो। ठीक है। तो वो कुछ कोई मशीनरी भी हो सकती है, और जो आपके पास कैश पड़ा है, चाहे आपके पास इन हैंड वो कैश है, चाहे वो आपके बैंक में कैश पड़ा है, मतलब जिसको यूज़ करके आप अपना बिजनेस चला रहे हो, वो आपकी क्या है, एसेट है। ठीक है। लाइबिलिटीज़ होती हैं। लाइबिलिटीज़ मतलब कि जिनको आपने पे ऑफ करना है। सपोज लोन हो गया, जिनसे आपने लोन लिया है उसको आपने पैसा देना है, तो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मीन्स लाइबल टू पे, कि आपको पे करना है। क्रेडिटर्स, जिनसे आप उधार पर सामान लेते हो। ठीक है। अमाउंट्स पेबल, मतलब जिनको आपने अमाउंट देनी है, पैसा देना है। एंड कैपिटल। अब देखो बच्चे, कैपिटल क्या होती है, कैपिटल भी आपकी लाइबिलिटी ही होती है। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि आप क्या करते हो अपने बिजनेस में क्या लगाते हो, कैपिटल इंट्रोड्यूस करो, खुद भी पैसा लगाते हो और दूसरों को भी क्या करते हो, इंट्रैक्ट करते हो कि वो आपकी बिज़नेस में क्या लगाए, पैसा। तो अगर देखो वो आपके बिज़नेस में पैसा लगाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको इन रिटर्न देना ही पड़ेगा। जैसे मैंने बोला था, अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट आपकी इकोनॉमी में, सॉरी, बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करता है तो आपको क्या देना पड़ता है, उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है। तो वहीं अगर आपके बिज़नेस में कोई कैपिटल लगाता है ना, पैसा लगाता है, तो वो क्यों लगा रहा है, क्या, क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए। तो जनरली जो आपकी कैपिटल होती है बच्चे, वो भी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। अब देखो, अगर मैं खुद हूँ ना, अगर मैंने खुद ने अपने बिज़नेस में कैपिटल लगाई है ना, तो इट मीन्स वो भी क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। अब आप बोलोगे कि मेरे खुद के लिए ऊपर कैसे लाइबिलिटी बन सकती है, क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि हम अकाउंटिंग में रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। तो बच्चे, अकाउंटिंग में जनरली आपका ये प्रिंसिपल होता है कि बिज़नेस और बिजनेसमैन दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर मैं मेरे खुद के बिज़नेस में अगर मैं पैसा लगा रही हूँ, तो मेरा जो बिज़नेस है, ठीक है, मेरे बिज़नेस की मेरे तरफ क्या बन जाती है, लाइबिलिटी, कि जब देखो मेरा बिज़नेस बंद हो जाएगा तो वो मेरी लाइबिलिटी को क्या करेगा, वापस करेगा, मतलब पे ऑफ करेगा। ठीक है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी बोलते हैं। और ये क्यों, अब मेरी कैपिटल क्यों मेरी लाइबिलिटी बन रही है खुद की, क्योंकि बिज़नेस और बिजनेसमैन दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू द अकाउंट्स। ठीक है। देन देखो बच्चे, इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। अब देखो, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपकी बनती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनती है, जब आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनी होगी और बैलेंस शीट बनी होगी, उसी बेसिस पर आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है रिलेटेड टू द कैश, कि कितना कैश आपने अपने बिजनेस से बाहर कर दिया, मतलब खर्चा कर दिया, और कितना कैश आपके पास आया, आपके बिजनेस के पास आया, वो कौन शो करता है, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट शो करता है। ठीक है। तो अगर देखो अकाउंटिंग बनी होगी तभी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पता चलेगा, अदरवाइज़ नहीं। क्लियर। देन देखो बच्चे, आपके पास आते हैं यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि नंबर ऑफ़ यूज़र्स होते हैं अकाउंटिंग के।
ठीक है। तो इनको हम देखो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था कि आपके यूज़र्स 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल यूज़र्स एंड एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स जो आपके विद इन द बिज़नेस होंगे, जैसे देखो ऑनर्स। ऑनर्स कौन होते हैं? ऑनर्स वो होते हैं जो आपके बिज़नेस में कैपिटल लगाते हैं, ठीक है। अगर मेरा बिज़नेस है तो ये ज़रूरी नहीं है कि और कोई मेरे बिज़नेस में पैसा नहीं लगा सकता। अगर सपोज़ कर लो मेरा एक फ्रेंड है, उसको भी मेरा बिज़नेस अच्छा लगा, तो वो भी कैपिटल जो क्या है लगा सकता है मेरे बिज़नेस में। तो जो भी बिज़नेस में कैपिटल लगाते हैं वो क्या होते हैं? ऑनर होते हैं, ठीक है। ऑनर्स को किस चीज़ में इंटरेस्ट होगा? ऑब्वियसली देखो मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट होगा? प्रॉफिट में, कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट आने चाहिए। तो उस प्रॉफिट के बारे में मुझे कैसे पता चलेगा? जब मेरे पास अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन्ड होंगे, मेरे अकाउंट्स बने होंगे तब, ठीक है। देन देखो मैनेजमेंट का पॉइंट हम पहले भी कर चुके हैं कि मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट जो बेसिकली क्या करती है, जिसका काम है मैनेज करना बिज़नेस को। तो मैनेजमेंट क्या करती है? बिज़नेस को मैनेज करती है, उसको बिज़नेस के रिलेटेड डिसीजंस लेने होते हैं। अगर हम लॉसेस में चल रहे हैं तो डिसीज़न लेंगे कि कैसे हम अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करें, ठीक है। अगर ऑलरेडी हम प्रॉफिटेबल हैं तो कैसे हम अपने और बिज़नेस को और ज़्यादा एक्सपैंड करें, बढ़ाएं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को कहाँ से मिलती है? अकाउंटिंग से। एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर। अब देखो एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर को क्या ज़रूरत होगी अकाउंटिंग की, क्योंकि देखो अगर प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो तभी एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स को क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगी और बोनस मिलेगी, ठीक है। अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो उनको उनका जो इंटरेस्ट है वो क्या है? डाउन हो जाएगा। मतलब उनको कैसे उनकी जो सैलरीज मिल पाएंगी, ठीक है। और कैसे वो, मतलब जैसे आपको पता ही होगा कि नॉर्मली बिज़नेस में या कहीं भी आप लगा लो, नॉर्मल बैंक्स में भी जैसे बोनस मिलते हैं, लाइक जैसे दिवाली पे बोनस मिलता है, मतलब उनको फ्री में क्या मिलता है? कैश दिया जाता है या कोई गिफ्ट दिए जाते हैं। तो एम्प्लॉय और वर्कर्स को वो बोनस, वो एक्स्ट्रा मनी कब मिलेगी? जब हमारे पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट होंगे। अगर हमारा बिज़नेस देखो लॉसेस में जा रहा है तो कैसे हम उनको प्रॉफिट्स दे सकते हैं? नहीं दे सकते, सॉरी, बोनस कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसलिए जो एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के लिए अकाउंटिंग का क्या यूज़ होता है कि उनको भी ये देखना होता है कि हमारा जो बिज़नेस है वो कितना प्रॉफिटेबल है, ठीक है, प्रॉफिट्स कितना अर्न कर रहा है। उसके अलावा बच्चे एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स ने एक और चीज़ भी देखनी होती है थ्रू द अकाउंटिंग, कि अगर तो देखो बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी होती है तो देखो जनरली क्या होता है, हर एक बिज़नेस, या आप किसी बैंक की भी एग्जांपल ले लो या किसी प्राइवेट बैंक्स की एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो आजकल क्या होता है, हर एक जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, बिज़नेस ले लो चाहे वो नॉर्मल आप वर्किंग्स ले लो, जॉब्स ले लो, तो उसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनका प्रोविडेंट फंड क्रिएट करती है एंटरप्राइज बिजनेस। जनरली ये बिज़नेस से वर्क करते ही करते हैं जो हायर स्टेटस पे बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, मतलब जो अच्छे लेवल पर बिजनेसेस होते हैं। तो वो क्या करती है? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड क्रिएट करती है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट का फंड का मतलब कि जब अगर कोई एम्प्लॉय हमारी वर्किंग को छोड़, हमारे बिज़नेस को छोड़ कर जाएगा तो हम उसको लमसम में क्या है, मतलब एक इकट्ठी अमाउंट पे करेंगे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में हर साल जो बिज़नेस क्या करता है, प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ जो आप बोल सकते हो पैसा है, इन्वेस्ट करता रहता है। कहाँ पे? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में, मतलब उसमें रखता रहता है, ठीक है। और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, मतलब जनरली जो बिगर कंपनीज होती है ना, उसमें बच्चे जो एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस या वर्कर्स का इंश्योरेंस कौन करवाता है? कंपनी करवाती है। एम्प्लॉयज़ खुद नहीं करवाते अपना इंश्योरेंस, कि इन बाई चांस की बिज़नेस में रहते रहते अगर उनको कोई इंजरी होगी या सपोज़ उनकी डेथ होगी तो उसका जो इंश्योरेंस है वो उनकी फैमिली वालों को मिल जाता है, ठीक है। तो ये वाला इंश्योरेंस का पेमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं करते, बिज़नेस करता है। तो जो एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को ये भी बेनिफिट होता है, अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनी होगी तो उनको ये देखकर पता चल जाएगा कि क्या उनके प्रोविडेंट फंड में या फिर उनका जो इंश्योरेंस है वो पे किया जा रहा है या फिर नहीं पे किया जा रहा। देन देखो आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स अब जो बाहर के पर्सन हो गए, हमारे बिजनेस के नहीं है। अब जैसे देखो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस,
बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्या नीड होगी अकाउंटिंग की? देखो जैसे मैंने पहले भी बोला, जब बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमने क्या लेना होता है, लोन। तो अगर तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो बैंक्स हमें लोन नहीं देगा। अगर हमारी अकाउंट्स में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी शो हो रही है तो बैंक ईजिली हमें लोन प्रोवाइड कर देगा। इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, देखो इन्वेस्टर्स या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, जिन्होंने हमारी बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है, मतलब इन्वेस्ट करने का जो सोच रहे होते हैं। तो अगर तो हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, अच्छे प्रॉफिट्स दे रहा है, तो कोई हमारी बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि देखो इन्वेस्टर्स जो जनरली होते हैं ना, कईयों का काम होता है बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना। किन बिज़नेस में इन्वेस्ट करना? जो प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। तो उस चीज़ का उन्हें कहाँ से पता चलेगा? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से, कि अकाउंट से पता चलेगा कि हाँ वो बिज़नेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ठीक है। तो तभी वो डिसाइड कर पाएंगे कि हमें इस पर्टिकुलर एंटरप्राइज में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना। क्रेडिटर्स हो गए। क्रेडिटर्स, देखो क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनको, जो हमें क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करते हैं क्रेडिटर पे। अगर देखो हमारा जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है वो बहुत ख़राब है, मतलब ऑलरेडी हमारे पास बहुत क्रेडिटर्स इकट्ठे हुए पड़े हैं, मींस कि हमने बहुत सारे लोगों को पैसा देना है अभी, तो उस केस में जो हम तो उस केस में क्या होगा कि जो बाकी के अदर पर्सन्स होंगे वो हमें कभी भी उधार पर सामान नहीं देंगे, क्योंकि वो ये देखेंगे कि इनकी जो क्रेडिट टर्म है वो क्या है, सही नहीं है, मतलब इन्होंने और भी बहुत से लोगों को क्या देना है, पैसा देना है। इट मीन्स ये पैसा नहीं चुका पाते, तो इस केस में कोई भी मेरे बिज़नेस को उधार में सामान नहीं देगा। तो क्रेडिटर्स के पास ये अवेलेबिलिटी होती है, मतलब उसको ये फ़ायदा होता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देखने का, कि उसको पता चल जाता है कि कोई पर्सन जो बिज़नेस है वो कितना को लाइबल है पे करने की। अगर कोई बिज़नेस है ईजिली अपने क्रेडिटर्स को पे कर देता है तो हमें क्या है, जो गुड्स है वो ईजिली उधार पर मिल सकती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़, ये पॉइंट देखो हम बच्चे पहले भी कर चुके हैं, गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज़ वाला, कि इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैंने बोला था उसको हमने टैक्स पे करना होता है, ठीक है। टैक्सेस हमें पे करने होते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स है या चाहे वो जीएसटी है। जीएसटी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो बेसिकली गुड्स पर लगता है, और इनकम टैक्स जो हमारे बिजनेस की इनकम पे लगेगा। तो अगर हमारा जो बिज़नेस है वो प्रॉफिटेबल है, तभी गवर्नमेंट को पता चलेगा कि हाँ ये बिज़नेस कितना कुछ ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है और इसका कितना ज़्यादा टैक्स बनता है, ठीक है। और जनरली ये चीज़ भी है कि अगर आपका जो बिज़नेस है वो प्रॉफिटेबल जा रहा है, प्रॉफिटेबल जाने का मतलब कि वो आपकी इकोनॉमी में क्या जनरेट कर रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो बच्चे, जैसे इन्होंने बोला नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का मतलब होता है कि आपकी इकोनॉमी में कितनी इनकम है, आपकी इकोनॉमी में, पूरी इकोनॉमी में टोटल कितनी इनकम रेज हो रही है, ठीक है। तो कोई भी अगर हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उससे हमें तो इनकम होता ही होता है, साथ में देखो हमने एम्प्लॉयज़ लगाए होते हैं, वर्कर्स लगाए होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, जिनको हम क्या देते हैं, सैलरी देते हैं, तो वो सैलरी उनके लिए क्या है, इनकम। तो बेसिकली बिज़नेस क्या करती है, आपकी पूरी इकोनॉमी में क्या जनरेट करती है, इनकम जनरेट करती है, खुद को भी इनकम जनरेट करके देती है, जो बिज़नेस होता है वो खुद को भी इनकम जनरेट करके देता है एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। और जो हमने अपने बिज़नेस में जो लोग लगा रखे हैं, जो लोग हमारे बिज़नेस के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी हम क्या प्रोवाइड करते हैं, सैलरी। तो वो सैलरी उनके लिए क्या है, इनकम। तो जनरली जो बिज़नेस होता है वो क्या जनरेट करके देता है, आपकी इकोनॉमी में इनकम जनरेट करके देता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारी चेक करनी होती है, इसीलिए चेक करनी होती है कि हमारा जो बिज़नेस है वो इकोनॉमी में कितनी इनकम जनरेट कर रहा है, ठीक। एक आपका टैक्स पर्पस हो गया और दूसरा पर्पस हो गया कि कितनी वो इनकम जनरेट कर रहा है। देन आ गया बच्चे रिसर्चर्स बेसिकली वो होते हैं जिन्होंने अपनी वर्क के लिए कुछ ना कुछ रिसर्च करना होता है। सपोज़ अगर कोई पर्सन, जैसे
कोई बिगर इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पर जैसे बिगर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो उनको ये वर्क दिया जाता है कि आपने इस पर्टिकुलर बिजनेस में जाना है, और मतलब उनको एक वर्क दिया जाता है रिसर्च का, जो बेसिकली पीएचडी करते हैं तो उनका वर्क होता है रिसर्च करने का। तो ये रिसर्चर्स को काम दिया जा सकता है कि आपने इस बिज़नेस में जाना है और इसके बारे में कम्प्लीटली रिसर्च करके लेके आना है कि कैसा बिज़नेस है, क्या इनका प्रॉफिट, कैसे प्रॉफिट अर्न करते हैं, और क्या इनकी फाइनेंशियल स्टेटस है। क्लियर। तो कंज्यूमर्स जो होते हैं, कंज्यूमर्स लाइक हम लोग हैं, तो हम लोगों के लिए क्या रिक्वायरमेंट है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, कि आपसे क्या है, ज़्यादा प्राइजेस ना चार्ज किए जाए, क्योंकि हमारे लिए मेन ये चीज़ क्या होती है कि जो चीज़ हम खरीद रहे हैं उसके जो प्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा ना हो। ठीक है। तो जैसे देखो, कंज्यूमर रिक्वायर्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर इस्टेब्लिशिंग गुड अकाउंटिंग कंट्रोल। गुड अकाउंटिंग कंट्रोल का मतलब कि आप अपनी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है ना, जो आपकी प्रोडक्शन का खर्चा है, उसमें क्या करो, रिडक्शन करो। ठीक है, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या करो, रिड्यूस करो। अगर देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगी तो आप प्रोडक्ट के प्राइस भी क्या रखोगे, जेन्युइन रखोगे, और कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उन प्राइजेस को पे करने में। इसीलिए सम ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके जो प्राइजेस है वो फिक्स किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट। अब जैसे देखो वीट है, राइस है, तो जो नेसेसिटी गुड्स होती हैं बेसिकली, तो इनके प्राइजेस कौन फिक्स करता है, जनरली गवर्नमेंट फिक्स करती है, ताकि जो बिजनेसमैन है वो क्या है, या ताकि जो प्रोड्यूसर्स है वो क्या करें, कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट ना कर सके। ठीक है, मतलब उससे ज़्यादा पैसा ना चार्ज कर सके। देन पब्लिक। अब देखो पब्लिक क्या हुई बच्चे, पब्लिक मीन्स, अब देखो इसमें पब्लिक में सारे ही पर्सन्स आ जाएंगे, लाइक कस्टमर आ जाएंगे, या वो पर्सन आ जाएंगे जिनको हमारे बिज़नेस में एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जो अभी बेरोज़गार है और जिनको कोई काम चाहिए। ठीक है, तो अगर वो बिज़नेस को देखेंगे कि हाँ ये बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जॉब्स के लिए। तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल। तो जनरली ये बाकी सब चीज़ें किस में आ जाती है, पब्लिक में आ जाती हैं। पैट्रोनेट टू सप्लायर। पैट्रोनेट टू सप्लायर मतलब सप्लायर कौन होता है, जो हमें सामान सप्लाई करता है। ठीक है, तो जैसे बेसिकली जो सप्लायर होता है ना, वो रिलेट किससे करता है, क्रेडिटर से ही रिलेट करता है बेसिकली। तो सप्लायर कौन होगा, वो पर्सन होगा जो हमें सामान प्रोवाइड करेगा। तो सप्लायर हमें सामान जो है तभी प्रोवाइड करेगा जब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन या हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो अच्छे होंगे तभी। क्लियर। तो बच्चे यही हमने यहाँ तक अपना करना था टॉपिक। उसके बाद हम इसकी क्वालिटीज़ और सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग करेंगे। क्लियर। उसके बाद ये आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा, फर्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू बच्चे।